नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये दोनों अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस ये कैसा है, एक यूनिवर्सल है। कैसा है? यूनिवर्सल। चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो एरोबिक हो, चाहे वो एनारोबिक बैक्टीरिया हो, सभी में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होता है। और कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इसको अपन सबसे पहले समझते हैं। देखिए, तो होता क्या है, सबसे पहले देख रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो क्या होता है, 6 कार्बन एटम काई में कन्वर्ट होता है। तो ये तो क्या हो गया? इनपुट। और काई में कन्वर्ट होगा आउटपुट में, तो वो होगा पायरुविक एसिड। ठीक है, और पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के? तो दो बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का होता है, वो किस में टूटता है? दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंटेनिंग होता है? तो 3 कार्बन। और साथ में हमें क्या मिलती है? एनर्जी। साथ में हमें क्या मिलती है इसमें? एनर्जी। अब देखिए, इनपुट में क्या लगा? इनपुट में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या हुआ? अच्छा, लोकेशन क्या है? तो वो है साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म में। और हर बैक्टीरिया में क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? चाहे वो यूकेरियोट हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, सभी में ये जो रिएक्शन होगी, लोकेशन क्या होगी? साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और इनपुट में क्या होगा? ग्लूकोज। आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अच्छा, ये कैसा होता है? कंडीशन क्या होती है? एनएरोबिक। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला था कि चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, कोई से भी बैक्टीरिया हो, एरोबिक, एनारोबिक, सभी लिविंग सेल्स में क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस इज द प्राइमरी मेथड फॉर द रेस्पिरेशन। ओके, अब इसमें क्या होते हैं? इसको हम फेजेस हम डिवाइड कर सकते हैं। टोटल 10 स्टेप्स की रिएक्शन होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट से लेकर के 5, जो 1 to 5 स्टेप्स है, इसको हमने नाम दिया फेज 1। क्योंकि इसमें क्या होता है? एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एनर्जी का एक्सपेंडिचर। और जो फेज 2 होगा, वो होगा 6 से लेकर के 10 स्टेप्स में। ठीक है, तो स्टेप 6 से लेकर के स्टेप 10 तक जो फेज होगा, वो होगा फेज 2। इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें एनर्जी का गेन होता है। इसमें हमारे सेल को क्या होता है? एनर्जी का गेन होता है। अच्छा, कितना गेन होता है, कितना लॉस होता है? ठीक है, वो पहले देख लेते हैं। जो फेज 1 है, उसको यहीं पे कवर करते हैं। फेज 1, जैसा कि मैंने कहा, स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5, ये फेज 1 हुआ। इसमें 2 एटीपी जो है, क्या करता है? सेल अपनी तरफ से इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको ग्लूकोज में से क्या निकालनी है? एनर्जी। तो पहले ग्लूकोज क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसको पहले क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा, फिर उसको ब्रेक करेगा। तो उस समय जो इन्वेस्टमेंट लगेगा एनर्जी का, वो कितना लगेगा? 2 एटीपी का। ठीक है, वो बाद में एट द एंड क्या होता है? तो उसके बाद क्या होता है? उसको एटीपी, मतलब उसके बाद पहले तो इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उसको गेन होना स्टार्ट होगा। कितना गेन होगा? वो होगा 4 एटीपी का। ठीक है, फेज 2 में उसको एनर्जी का गेन होता है। कितना होता है? 4 एटीपी का। कितना होता है? 4 एटीपी। और जब एट द एंड अगर हम रिजल्ट देखें, तो रिजल्ट में हमें क्या मिला? 2 एटीपी का गेन हुआ। कैसे? 2 एटीपी तो उसने खर्च कर दिया, बाद में उसको क्या मिला? 4 एटीपी। तो क्या हुआ? 4 माइनस 2, तो नेट गेन कितना हुआ? 2 एटीपी का। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन कितना होता है? 2 एटीपी का होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2 एटीपी का हो गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने क्या किया? स्टेप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, 10 स्टेप्स है। कितनी होती है? 10 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप अपन देख रहे हैं, स्टेप 1 में क्या होगा? ग्लूकोज को क्या करेंगे? सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया, तो ऐसा ना हो कि ग्लूकोज वापस बाहर चला जाए, है ना? ब्लड ट्रांसपोर्टर्स की मेथड से। ठीक है, ऐसा ना हो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से वापस ग्लूकोज बाहर चला जाए। तो उसको पहले ट्रैप करना पड़ेगा। ट्रैप करने के लिए क्या क्या मेथड है? पहला, उसको अपन चार्ज्ड आयन बना दो। क्या बना दो? चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? जो एंजाइम हेक्सोकाइनेस है, क्या है? एंजाइम हेक्सोकाइनेस, वो क्या करता है? इस ग्लूकोज को टाइम में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ जो फॉस्फेट है, ये क्या होता है? ग्लूकोज में एक्चुअली ये O4-2, ये फॉस्फेट ग्रुप जो है, ग्लूकोज के 6th कार्बन पर जुड़ जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये क्या हो गया? एक चार्ज्ड आयन हो गया। क्या हो गया? चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो ये आसानी से सेल के बाहर नहीं जा सकता, पहला। दूसरा, जैसा कि पहले ये ग्लूकोज था, अब ये ग्लूकोज तो रहा नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। तो अंदर अब ग्लूकोज कम दिखेगा, तो क्या होगा? जो बाहर का ग्लूकोज है, जो सेल के बाहर है, वो बाकी के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? आसानी से अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही होता है।
दो रीजन तो ये हो गए। तीसरा रीजन, पहले ग्लूकोज स्टेबल था, कैसा था, स्टेबल, तो इसको अनस्टेबल करना जरूरी है, तभी तो ये ब्रेक होगा। तो पहले ये तो कैसा था, न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, अब इस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल। अब इस पर रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज ने क्या करा, यहाँ पर अच्छा एक एटीपी यूज होगा, क्या यूज होगा, एक एटीपी भी यूज होगा। ये देख रहे हैं, 1 एटीपी इज यूज्ड फॉर दी, इसमें स्टेप 1 में 1 एटीपी यूज होता है, किसके लिए, इस ग्लूकोज को काइम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा यूज होगा, तो होगा हेक्सोकाइनेज, क्या होगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन है, उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उस पर रिएक्शन हो रही है, इसने नाम दिया इसका हेक्सोकाइनेज, हेक्सो, ठीक है, 6 कार्बन शुगर है ना ग्लूकोज, तो हेक्सोकाइनेज, ठीक है, एंजाइम का नाम। अब क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज तो हो गया अनस्टेबल, कैसा हो गया, अनस्टेबल। अब आगे क्या होगा, स्टेप 2 में, यहाँ पर इसको एक और इसको अपन ट्रिक से याद रख सकते हैं, कैसे, ग्लूकोज, मान लीजिए ग्लूकोज की एक फैक्ट्री है, क्या है, ग्लूकोज की एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब वो बंद पड़ी है, क्या पड़ी है, बंद पड़ी है, रिएक्ट नहीं कर रही, बंद पड़ी है। फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, पहले क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल ने क्या लगाया, 1 एटीपी, क्या लगाया यहाँ पे, 1 एटीपी, इन्वेस्टमेंट लग गया, तो चेंज हो गई, ग्लूकोज थी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ठीक है, कंपनी का नाम चेंज कर दिया है ना, नाम चेंज करेंगे, रिस्टार्ट किया, चेंज हो गया। अब क्या हुआ, तो एक एटीपी तो कहाँ लग गया अपना, स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या होगा, भैया फैक्ट्री जो है रीस्टार्ट तो हो गई, लेकिन अब छोटा-मोटा अंदर कुछ छोटा-मोटा जो अपन को चेंज करना है, मतलब मशीन को इधर से उधर रखना है, थोड़ा बहुत साफ-सफाई करनी है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो नहीं लगती, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगता, है ना? वही यहाँ पे हो रहा है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब मुझे एक बात यही, क्या यहाँ पे एटीपी लगी, कि अगर छोटा-मोटा बदलाव लाना है, थोड़ा बहुत, है ना, फैक्ट्री में, जो हमने रीस्टार्ट करी है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर तो आएगा नहीं। यहाँ पर वही हो रहा है, जो एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, क्या है, आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बस उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, काय में कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत भी और अंदर से जो थोड़ा बहुत कमी थी वो भी ठीक कर दी स्टेप 2 में, ठीक है। अब फैक्ट्री में क्या होगा, मान लीजिए आपने पहले तो, ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही थी वो भी ठीक कर दी। अब क्या होगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, क्या आते हैं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसमें अब क्या होगा, इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया, किसमें, स्टेप 3 में, किसमें, स्टेप 3 में। एंजाइम कौन सा है यहाँ पर है, एंजाइम है यहाँ पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, इसी की वजह से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो पाती है, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं PFK1, ठीक है, शॉर्ट में। अब क्या हो रहा है, इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टमेंट किया, एक बार। अब देखिए, जब इन्वेस्टर आएंगे तो हर चीज चेक करेंगे, छोटी मोटी चीजें एक एक चीज बारीकी से चेक करेंगे, तो इसमें टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। इसी तरह जो स्टेप 3 है ग्लाइकोलाइसिस की, यहाँ पे भी क्या टाइम लगता है, इस वजह से ये कैसी होती है, इट इज द स्लोवेस्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसमें स्लोवेस्ट है, ठीक है, पहला। दूसरा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर आएंगे, हर एक चीज चेक करेंगे, टाइम लगेगा, पहला। दूसरा, एक बार इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब कंपनी क्या कर जाएगी, आगे मूव ऑन कर जाएगी, आगे क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। वैसे ही एक बार अगर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि आप समझ रहे हैं, एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर हमने क्या किया, जुड़ जाता है इसमें, PO4 -2 एक और क्या हो गया इसमें, जुड़ गया, ठीक है। ये बॉन्ड बता रहा हूं मैं कि ये यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा, इसको चलो प्लस बता देते हैं, क्या हो गया, यहाँ पे वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ गया, फर्स्ट कार्बन पे, किस पे, फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या में 1 कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, कैसी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट होगा ही होगा, फिर ये आगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंटिन्यू करेगा ही करेगा। अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो हो सकता है इसका यूज किसी और रिएक्शन में ही हो जाए, ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर अभी अगर एक बार फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, एक बार फ्रक्टोज फॉस्फेट जो है वो 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, फिर वो ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट करेगा ही करेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है स्टेप 3 का। पहला, एटीपी खर्च हुआ। दूसरा, स्लोवेस्ट रिएक्शन है। तीसरा, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक बार रिएक्शन हो गई फिर ये ग्लाइकोलाइसिस आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप। क्लियर। कौन सा एंजाइम होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है। अब आगे स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में क्या हुआ, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये ब्रेक होगा।
कौन ब्रेक करेगा? एल्डोलेज एंजाइम क्या होगा? जो एल्डोलेज एंजाइम है, एल्डोलेज, वो क्या करेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ब्रेक करेगा, डीएचएपी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सॉरी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये रहा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या बनेगा? T3P, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक हुआ टू मॉलिक्यूल्स में, एक होगा DHAP, दूसरा T3P, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा T3P यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ब्रेक हुआ। अब ये जो DHAP है ना, ये भी आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है? किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसने किया? आइसोमरेज एंजाइम ने। किसने किया? आइसोमरेज एंजाइम ने क्या किया? इसका वापस क्या करा? स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया। किसका? DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को काय में कन्वर्ट कर दिया? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इस तरह से हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के? दो। एक तो ये रहा, ठीक है, जो यहाँ पे बना था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट स्टेप 4 में, एक स्टेप 5 में मिल गया हमको क्या? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब यहां से याद रखना कि हमारे पास क्या है? दो मॉलिक्यूल है क्या? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। कितने मॉलिक्यूल हो गए? दो मॉलिक्यूल हो गए। अब आगे, तो यह तो हो गया हमारा फेज 1 है ना, स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 हमने देखा था, दिस इज कॉल्ड फेज 1, जिसमें अभी देखिए सेल को किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिली है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक तो स्टेप 1 में हमने देखा था, याद करो, फैक्ट्री रीस्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट लगा 1 एटीपी का, ठीक है। और एक स्टेप 3 में लगा, जब इन्वेस्टर्स आए थे, है ना, वहां इन्वेस्टमेंट लगा, तो स्टेप 1 स्टेप 3 दोनों में एक एक एटीपी लगा, टोटल 2 एटीपी का डेफिसिट हो गया। कितने का? 2 एटीपी। 2 एटीपी जो है उल्टा खर्च हो गया। मिला क्या? अभी कुछ नेट गया, अभी कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गया फेज 1। अब आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 में क्या होगा? जो फेज 2 है, फेज 2 में स्टेप 6 से लेकर के 10, फेज 2। स्टेप 6 में कौन सा अच्छा एंजाइम जो वर्क करेगा? वो करेगा G3P डिहाइड्रोजिनेस, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम वर्क करेगा किस पर? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इस पर कौन वर्क किया? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इस पे वर्क किया। अब देखिए ये काय में कन्वर्ट कर देगा इसको? ये कन्वर्ट कर देगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए ये क्या था? एल्डिहाइड, है ना, ग्लिसरल्डिहाइड, क्या था? एल्डिहाइड, ठीक है। बोला ना मैंने 1,3 बिस फॉस्फो, सॉरी ये क्या था? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या था? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ठीक है। उसमें क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ काय में कन्वर्ट हो गया ये? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, काय में कन्वर्ट हो गया? एसिड में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फाइनली इसका हुआ क्या? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ इसको? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब जब इसका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ, किसने किया? जो NAD प्लस है, यहाँ पे NAD प्लस दिख रहा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो NAD प्लस का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। NAD प्लस काय में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में, ठीक है, काय में कन्वर्ट हो गया? NADH में। NAD प्लस का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, अगर NAD प्लस नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगी। इसीलिए जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है सेल में, तो क्या होता है? NADH का NADH ही रह जाता है। वो अपन आगे समझेंगे। इसको ऐसा समझ लीजिए कि NAD प्लस का इंपॉर्टेंट रोल है, NAD प्लस जो है इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये पॉइंट याद रखना जो आगे काम आएगा, ठीक है। तभी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सकती है। फिर बात करते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो एसिड बना था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये काय में कन्वर्ट होगा? ये ब्रेक होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काय में कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। साथ में हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एटीपी। और हमने देखा था ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल थे? दो। तो यहाँ पे ये भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? दो। यहाँ पर जो एक एटीपी बन रहा है ना, एक्चुअली कितने एटीपी बनेंगे? दो, है ना, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेकर के आगे अपन बढ़ रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल बने थे, सॉरी 2 मॉलिक्यूल बने थे, तो ये अपन याद रखेंगे। यहाँ पे जो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका एक मॉलिक्यूल नहीं, कितने रहेंगे? दो, है ना, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल थे? दो बने थे। DHAP कन्वर्ट हो गया था, याद करिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो उसके दो मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पर हमें कितना एटीपी मिला? स्टेप 7 में हमको ओवरऑल कितना एटीपी मिला? 2 एटीपी मिला। कितना मिला? स्टेप 7 में 2 एटीपी। अच्छा एंजाइम कौन सा होगा? तो वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। नेट एनर्जी तो हमें क्या यहाँ पे मिली? जीरो। क्यों? क्योंकि अभी तो सेल को कोई एनर्जी मिली ही नहीं है, अगर नेट एनर्जी देखा जाए। ये तो सिर्फ की भरपाई है, जो फेज 1 में जो 2 एटीपी का उसको खर्चा आया था, ये उसकी भरपाई हुई है स्टेप
7 में जाके स्टेप 1 में खर्चा हुआ 1 एटीपी का, स्टेप 3 में खर्चा हुआ 1 एटीपी का, स्टेप 7 में आकर के उसे 2 एटीपी मिली, तो जो उसका खर्चा हुआ था वो यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। तो अभी नेट एनर्जी तो सेल को क्या मिली है, 0। अब होता है स्टेप 8। इसमें क्या हो रहा है, ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही रहेगा। बस होता क्या है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो थर्ड कार्बन पे लगा था वो सेकंड कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, जो थर्ड कार्बन पर लगा था फॉस्फेट ग्रुप वो काय पर चला जाएगा, सेकंड कार्बन पर। बस इतना ही चेंज होगा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अभी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो डिफरेंस ये है कि वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तभी तो उससे अपने वो एनर्जी निकलेगा। अब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। फिर ये जो दो फिस्फो, ये क्या है, टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टाइम में कन्वर्ट होगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट प्लस वाटर। जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या बना, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या होगा, फोस्फोइनोल पाइरुवेट का, फोस्फोइनोल पाइरुवेट स्टेप 10 में जाकर के काय में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में, या यूं कहे पाइरुविक एसिड में। तो जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में, यानी कि पाइरुविक एसिड में, और साथ में क्या रिलीज हुई, 1 एटीपी। क्या रिलीज हुई, 1 एटीपी। ये एक फोस्फोइनोल पाइरुवेट है। याद कीजिए मैंने बोला था कि दो मॉलिक्यूल बने थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, डीएचएबी भी कन्वर्ट हो गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो वहीं से ये तो 1 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट थोड़ी ना, दो रहेंगे। और जब दो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रहेंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड और दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अब यहाँ पर सेल को कितना गेन हुआ, 2 एटीपी और मिला। क्या मिला, यहाँ पर 2 एटीपी उसको और मिला। ठीक है, यहाँ पर उसको 2 एटीपी और मिला। तो अब हम कह सकते हैं कि उसको नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी का, क्योंकि अभी तक जो भी हो रही थी भरपाई हुई थी। स्टेप 1 में 1 एटीपी खर्च, स्टेप 3 में एक और एटीपी खर्च हो गया, फिर स्टेप 7 में उसको 2 एटीपी मिला जो कैंसिल हो गया। ठीक है, जितना खर्चा उतना फायदा कैंसिल। स्टेप 10 में जाकर के उसको अगेन 2 एटीपी का बेनिफिट हुआ, तो नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी। ठीक है, 2 एटीपी का उसको फायदा हुआ। इतना क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पे समझते हैं, इसको अपन फाइनली कंक्लूड करते हैं। क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट हमने किया 2 एटीपी का। इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए 2 एटीपी का यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या फेज 1 में। ठीक है, देखा था हमने। फिर क्या हुआ था, फेज 2 में हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या होता है, 4 एटीपी मिले हमको, 2 एनएडीएच मिले और 2 पाइरुविक एसिड मिले। दो मॉलिक्यूल किसके, पाइरुविक एसिड के या पाइरुवेट के। तो नेट प्रॉफिट हमें क्या हुआ, दो तो एटीपी मिल गई है ना, क्योंकि दो तो हमने खर्च कर दी थी। तो 4 माइनस 2 2 2 एटीपी का हमको नेट प्रॉफिट हुआ। दो हमें क्या मिले, एनएडीएच, और दो क्या मिला, पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को अब देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को। वो क्या रहा है, ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 एनएडी प्लस विल गिव एट द एंड हमको क्या मिला। हमने देखा दो मॉलिक्यूल हमको क्या के मिले, पाइरुविक एसिड के मिले। ठीक है, नेट गेन क्या था, 2 एटीपी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 एटीपी। ओके, और क्या मिला, 2 NADH और 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिले, H2O के। 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिले, H2O के। इतना समझ में आया। इसके आगे देखते हैं। अब जो पाइरुविक एसिड बना, यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसा कि मैंने बोला था NAD प्लस मैं बार बार रिपीट कर रहा था। अगर सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है और सेल उसके लिए कैपेबल है, तो या तो क्रेब्स साइकिल होगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के ये क्या रहा, मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में होगा, क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो क्या, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो क्या होता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को लेता कौन है, ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या वो जो NAD प्लस से NADH बना था ना, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन आगे दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला ही नहीं है, तो NADH का NADH ही रह जाएगा। और जब NADH ही रह गया तो ग्लाइकोलाइसिस भी अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए सेल क्या करता है,
उसका एक अलग रास्ता बनाता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 एटीपी तो मिले, क्रेब्स साइकिल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होता है, वो जो सेल है, वो उस पाथ को चेंज कर देता है। क्या करता है? फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन करने पे लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन उसका मकसद वो नहीं होता। मेन मकसद होता है NAD+ फ्री हो जाए। क्या हो जाए? NAD+ फ्री हो जाए, क्योंकि वो अभी NADH में कन्वर्ट है। और ग्लाइकोलाइसिस को क्या चाहिए? NAD+। ग्लाइकोलाइसिस को क्या चाहिए? NAD+। और सेल में क्या पड़ा हुआ है? NADH। NADH ही क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है? तो सेल क्या करता है? फिर फर्मेंटेशन रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक तो NAD+ मिल जाता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए जरूरी है, प्लस साथ में जो बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड। तो अपन और आगे डिटेल में समझेंगे जब अपन फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। अभी जस्ट बेसिक मैंने बताया। तो अब अपन पहले स्टार्ट करते हैं क्या? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के पॉइंट्स। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किसी भी तरह की ऑक्सीजन की इसमें नीड है क्या? नहीं है। इसमें जो NAD+ यूज होता है वो रिक्वायरमेंट होता है। अब चाहे NAD+ कैसे भी फ्री हो, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में, सेल के पास वो मेथड है कि वो NAD+ को फ्री कर देगा। तो कुल मिलाकर के सेल डिपेंडेंट नहीं है ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म में होगा। किसी भी तरह की ऑक्सीजन की इसमें नीड नहीं होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक, चाहे वो एनएरोबिक हो, चाहे वो एरोबिक हो, सभी में ये तो प्रोसेस होगा ही होगा। अब आगे, प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी एंड फ्यूल रेस्पिरेशन। और यहाँ पे हमने देखा था ना, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज स्टेप 3, जो एंजाइम होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, वो क्या होता है? इट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, क्योंकि वो रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सी थी? स्टेप 3। और वहां पे जो एंजाइम होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, वो भी क्या हो जाएगा? रेट लिमिटिंग एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली अपन आते हैं क्रेब्स साइकिल पर। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? तो मैंने जैसे कि कहा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एक सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? एक तरह का सेल ऑर्गेनल। इसमें ये आउटर वॉल, दिस इज कॉल्ड क्या? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सेल मेम्ब्रेन। ये तो क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये कुछ फोल्ड्स, ये इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है? इसकी फोल्डेड रहती है, सीधी नहीं रहती है, ऐसे फोल्डेड रहती है, स्मूथ नहीं रहती। कैसे रहती है? फोल्डेड, फोल्डेड। ठीक है, और इस फोल्डेड, ये जो है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इस फोल्डेड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट है? कि जो भी इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हमने पूरे को नाम दिया क्या? मैट्रिक्स। ये पूरा क्या है? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर होती है हमारी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म में, और वहां पे जो NADH बना था, वो NADH इसके अंदर आएगा, मैट्रिक्स में एंटर करेगा। हालांकि उसमें भी उसको ATP का खर्च होता है, 2 ATP का खर्च होता है। तो जब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद आगे की रिएक्शन होगी, कौन सी होगी? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो याद रखने का कि जो पायरुविक एसिड बना था, ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट क्या थे? पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, वही यहाँ पे यूज होगा। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से क्या मिला था हमें? 2 मॉलिक्यूल मिले थे, किसके? पायरुविक एसिड के। ये, और हम एक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे समझेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पायरुवेट है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन है तो कायम में चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? फर्मेंटेशन प्रोसेस से फाइनली NAD+ तो फ्री कर ही देगा, क्योंकि अभी वो काई में कन्वर्ट हो गया था। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट हमने देखा था, NADH बन गया था, है ना? तो उसको वापस NAD+ में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। तो फर्मेंटेशन में चला जाएगा और फाइनली NAD+ फ्री हो ही जाएगा, भले ही लैक्टिक एसिड बने। ओके, अब आ जाते हैं फाइनली क्रेब्स साइकिल। पायरुविक एसिड या पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। कैसा होता है? 3 कार्बन का कंपाउंड। अभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन अब एंट्री मारेगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ? इनर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा? मैट्रिक्स में पहुंच गया। मैट्रिक्स में पहुंच करके ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। काय में कन्वर्ट हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर? ये होता है 2 कार्बन कंपाउंड। कैसा होता है? 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, एक पायरुवेट को लेकर के समझ रहे हैं हम कि एक पायरुवेट काय में कन्वर्ट हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब आगे, यहां पर
ये जो हो रही है, ये मैंने पूरा डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ होता है इसको? अच्छा, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। किसको? क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है, हम ये देख चुके हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टेप 1 पे आते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हुआ? ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? वो बनाएगा सिट्रिक एसिड। क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड, जो क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड। कैसे हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन, ऑक्जेलो एसिटिक में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने हैं? 4 कार्बन। दोनों मिलके कितने हो गए? 6 कार्बन का क्या बना? सिट्रिक एसिड, या कहें सिट्रेट। उसके बाद जब ये सिट्रिक, अच्छा यहाँ पे कार्बन ट्रेकर याद रखना, कितने हैं कार्बन के कंपाउंड? कितने हैं अभी? कितने हो गए? 6। इसके आगे सेकेंड में क्या हुआ? ये सिट्रिक एसिड काई में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, जस्ट लाइक आइसोमराइजेशन। ठीक है, अभी वही हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं आया। ठीक है, 6 कार्बन का था, 6 कार्बन का ही है। ठीक है, तो सिट्रेट काय में कन्वर्ट हो गया? आइसोसिट्रेट में। काय में कन्वर्ट हो गया? आइसोसिट्रेट में। किसने किया? एंजाइम एकोनिटेस। ठीक है, अब ये आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट काय में कन्वर्ट होगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट, या यूं कहें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो होता है 5 कार्बन का कंपाउंड। तो यहां से एक कार्बन रिमूव हो गया। ठीक है, यहां से एक CO2 मिलकर निकल गया। ठीक है, एक कार्बन कम हो गया। अब जब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन किसका होगा? ये जो NAD प्लस दिख रहा है, ये NAD प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को लेकर के निकल लिया, NADH में कन्वर्ट हो गया। काय में कन्वर्ट हो गया? NADH। तो NAD प्लस काय में कन्वर्ट हो गया? NADH में। ठीक है, यहाँ पे हमको मिला एक NADH। और जैसा कि मैंने कहा, 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो 2 NADH मिलेंगे। कितने? 2। है ना, हमने एक पायरुविक एसिड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां से हमें कितने मिलेंगे? 2। तो अभी हम एक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कितना मिला? एक NADH। इसके बाद क्या हुआ? ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ये बनाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। सक्सिनाइल को एंजाइम ए, जो कि कैसा होता है? 4 कार्बन का होता है। कैसा होता है? 4 कार्बन का। अगेन क्या निकलेगा? NAD प्लस। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन एक कार्बन कम हुआ, तो क्या मिलेगा हमें? एक NADH। क्या मिलेगा? एक NADH। ठीक है, वही NAD प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ? NADH में। इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ? जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, कहाँ बना था? यहाँ पे। जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, वो काय में कन्वर्ट हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा किसमें? सक्सिनिक एसिड में। किसमें? सक्सिनिक एसिड में। और यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक एटीपी मिलता है। क्या मिलता है? डायरेक्ट एक एटीपी। कहाँ मिलता है हमें? स्टेप 5 ऑफ क्रेब्स साइकिल में हमें डायरेक्ट एक एटीपी और जीटीपी मिलता है। ठीक है, कब मिलता है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए काय में कन्वर्ट होता है? सक्सिनिक एसिड में। इसमें सक्सिनिक एसिड में। यहाँ तक हमने देखा क्या मिले हमें? 2 तो NADH मिल चुके हैं और एक ATP मिला है। अभी FADH2 नहीं मिला। एक हम पढ़ते हैं ना FADH2, FADH2, FADH2 ना, FADH2 अपने को अब मिलेगा। क्या होता है? FADH2 मिलने के लिए यहाँ पे क्या होता है? ये सक्सीनेट था। जब सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, जब सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, तो क्या होता है? FAD, तो कोई चार्ज नहीं होता है FAD पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेकर के क्या बना लेगा? FADH2। क्या बनाएगा? FADH2। कब? जब सक्सीनेट काय में कन्वर्ट होगा? फ्यूमरेट में। तो हमें क्या मिलेगा? एक FADH2 मिला। क्या मिला? एक FADH2, है ना, अगर 1 मॉलिक्यूल को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो पैरिविक एसिड के। अब फिर ये फ्यूमरेट क्या बनाता है? फ्यूमरेट बनाता है मेलेट, और मेलेट से फाइनली क्या बन जाता है? ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस किससे बाइंड कर जाएगा? एसिटाइल, जो हमने देखा था यहाँ पर पे 4 कार्बन कंपाउंड। अपन स्टेप 1 पर पे हम पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये फाइनली आ गया समझ में? पेलेट क्या में कन्वर्ट हो गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में ऑक्जेलो एसीटेट। यहाँ पर पे हमें कितना क्या मिला? यहाँ पे हमें NADH मिल गया। कितना टोटल? 3। FADH2 भी एक मिल चुका है, और ATP कितना मिला हमें? 1। कितना मिला? 1। नेट हमें क्या मिला वो देख लेते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का अगर हम बात करें, तो उससे क्या बनेगा? एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। पायरुविक एसिड कितना था? 3 कार्बन कंटेनिंग, फिर 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना था, एक से एक बनेगा। तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए से
क्या-क्या मिला हमें? 3 NADH मिल गया, 1 FADH2, 1 ATP और 2 CO2 मिला, ठीक है? अगर पर ग्लूकोज की बात करें तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बने थे। तो क्या मिल गया हमें? 6 NADH मिला, 2 FADH2 मिले, 2 ATP और 4 CO2। क्या मिले? 4 CO2। ये हमारा क्या रहा? क्रेब्स साइकिल। अब अच्छा ये जो हमें मिले यहाँ पे भी अगर हम देखें, क्रेब्स साइकिल में हमें नेट गेन कितना का मिला था? 2 ATP का हमें नेट गेन था, नेट गेन, ठीक है? 2 ATP का ही था। यहाँ भी तो 2 ATP है, 1 ग्लूकोज से फाइनली मिला क्या? 2 ATP। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये एनर्जी पैकेट्स का काम करते हैं, NADH और FADH2। ये जो NADH और FADH2 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेन है, ये भी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तब अच्छी खासी एनर्जी हमें यहाँ पे इससे मिलती है। अभी एनर्जी पैकेट्स बने, एनर्जी नहीं मिली, एनर्जी तो 2 ATP मिली बस, लेकिन एनर्जी एनर्जी पैकेट्स हमें यहाँ पे मिल गए। कितने? 6 NADH और 2 FADH2। अब एक डाउट जो अक्सर रहता है वो ये रहता है कि क्रेब्स साइकिल, मान लीजिए अगर हम फैट ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया है जो सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो वो क्रेब्स साइकिल का पार्ट करेगा या नहीं अगर उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो देखिए, अगर ग्लूकोज है तो वो तो हमने देख लिया कि कैसे वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो जो पायरुविक एसिड है और कैसे वो एसिटाइल कोएंजाइम है बन करके कैसे कैसे जो है क्रेब्स साइकिल में जा रहा है। मान लीजिए अगर उसने लिए फेट्स, है ना, अगर हम फेट ले रहे हैं तो फेट में क्या होता है, ये जब इस पर रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है THAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ये अगेन किसका पार्ट बन जाता है? ग्लाइकोलाइसिस का। स्टेप 4 और स्टेप 5 में जो है वापस ये ग्लाइकोलाइसिस को फॉलो करते हैं, तो वहां से वापस फिर वही पायरुविक एसिड बनेगा, फिर अगेन क्या बनेगा? मैट्रिक्स में जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम है और सेम क्रेब्स साइकिल चलेगी। हाँ, स्टार्टिंग से कार्बोहाइड्रेट जो है फर्स्ट स्टेप से रहते हैं तो इससे अपने को एनर्जी ज्यादा मिलती है। फेट जो है वो स्टेप 4 पर ज्वाइन करेगा, स्टेप 5 पर ज्वाइन करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? तो इससे हमें कुछ एनर्जी कम मिल सकती है लेकिन मिलती है, ठीक है? अब देखिए, प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ, प्रोटीन में क्या होगा? यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन को भी कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड वापस हमने देखा था, पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में जाकर के काय में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में, और अगेन एसिटाइल कोएंजाइम में फिर किसका पार्ट बन जाएगा? स्क्रेप साइकिल का। तो चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, अल्टीमेटली काय का पार्ट बनेंगे? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रही है तो क्रेब साइकिल का पार्ट बनेंगे। उसके बाद अब मान लीजिए ऑक्सीजन जो है उसकी कमी है, ऑक्सीजन की अब हम क्या है? कमी है मान लीजिए, है ना? तो ये तो हमने अभी पढ़ा क्रेब साइकिल। अब थोड़ा सा फर्मेंटेशन समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया है, ठीक है? वो बाद में समझेंगे। बस वो याद रखना कि NADH FADH2 बना है जिसका यूज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। पर अब पहले देख लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में मान लीजिए आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही सेल को, ठीक है? मान लीजिए जिम कर रहे हैं तो अपने मसल्स को क्या नहीं मिल रही? ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब क्या होगा? यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा, वो तो होता ही है, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है NAD प्लस का, क्योंकि जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये ग्लूकोज है, ये एंट्री करेगा, ठीक है? फाइनली क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड, ठीक है? और साथ में क्या बनता है? NADH। क्या बनता है? NaH, ठीक है? NADH बना। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब तो ये NAD प्लस में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं, ये भी नहीं, ठीक है? अब NAD प्लस की कमी आ गई, NAD प्लस की कमी आ गई। अगर NAD प्लस नहीं रहा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, यहीं रुक जाएगा, क्योंकि इस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के लिए NAD प्लस की जरूरत पड़ेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स वही तो लेगा, NAD प्लस, तभी NAD पे NADH बनेगा। अब ऐसे में क्या होता है? सेल को ये चीज समझ में आती है तो सेल क्या करता है? सेल उस NADH को वापस से NAD प्लस में कन्वर्ट करना तो जरूरी है। सेल क्या कर रहा है? इस NADH को, तो पायरुविक एसिड जो बने हैं, इन दोनों को लेगा और कौन सा एंजाइम? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। कौन सा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। और फाइनली NAD प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? NAD प्लस। हमें मतलब लैक्टिक एसिड से नहीं है, मेनली मतलब था NAD प्लस से। इस सेल को मतलब किससे था? NAD प्लस से। NAD प्लस बन गया,
बस ग्लाइकोलाइसिस को क्या चाहिए था? NAD+। वापस NAD+ क्या है? NAD+ कम बैक, वापस NAD+ आया, ग्लाइकोलाइसिस में आया, रिएक्शन वापस कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो है वापस कंटिन्यू हो गई। कैसे हुई? क्रेब्स साइकिल से नहीं हुई, ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई, किससे हुई? फर्मेंटेशन की वजह से। भले लैक्टिक एसिड बना, लेकिन NAD+ फ्री हो गया, इज कम बैक, रिएक्शन गोज ऑन, ग्लाइकोलाइसिस। तो भले ही 2 ATP मिल रहा है, तो ATP सिर्फ कितना मिलेगा? 2 ATP। एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, 2 ATP मिलेगा फर्मेंटेशन में, कोई बात नहीं, लेकिन सेल जिंदा रहेगा। ठीक है, हालांकि हमारी बॉडी में ये एक टेम्पररी है, हमें फाइनली जरूरत तो किसकी पड़ेगी? क्रेब्स साइकिल की। ठीक है, लेकिन टेम्परेली मसल्स में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्या होती है? पॉसिबल है। वो जो लैक्टिक एसिड है वो तो फिर लीवर में जाकर के वापस उससे ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, वो तो लीवर कर देगा। लेकिन उस समय एट दैट इंस्टेंट सेल्स को जिंदा रखने के लिए 2 ATP बहुत है। एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, भले लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर के बाद और ही साइकिल भी देख ही लेते हैं। मैंने कहा था ना कि मसल में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, फर्मेंटेशन की वजह से। अब ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से फाइनली कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर क्या करेगा? लीवर के सेल्स, लीवर हो गया हमारा, हार्ट हो गया, है ना, ब्रेन हो गया, इनको तो हालांकि जब आप जिम भी कर रहे हैं तब भी यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है। तो भले ही मसल्स में ऑक्सीजन की कमी आई है, मसल्स में भले ही एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन आपके लीवर में नहीं हुआ। तो लीवर के पास एक्सेस में ऑक्सीजन है, लीवर में तो चल रहा है क्रेब्स साइकिल भैया, लीवर को तो मिल रहा है अच्छा खासा ATP, 36 ATP। दिक्कत कहाँ आई थी? मसल में, मसल के सेल्स में। तो उन्होंने क्या किया? एनारोबिक रेस्पिरेशन का सहारा सहारा लिया, फर्मेंटेशन का सहारा, NAD+ को फ्री कर लिया, उसका काम चल रहा है 2 ATP से उस समय एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, भले लैक्टिक एसिड बन रहा, लैक्टिक एसिड कहाँ चला जाएगा? लीवर में जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। हालांकि इसमें खर्चा आता है लीवर का, 6 ATP खर्च होता है। कितना? 6 ATP। लेकिन वो लीवर जो है वो बैलेंस कर लेगा, क्योंकि उसके पास 36 ATP अभी बन रहा है, उसको अभी दिक्कत नहीं है एट दैट टाइम। ठीक है, अगेन जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड, ये ग्लूकोज वापस किसको मिल जाएगा? मसल को मिल जाएगा, तो उसका काम चलता रहेगा। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं, क्रेब्स साइकिल और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस रहा। क्रेब्स साइकिल होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। फर्मेंटेशन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, भले ही क्या बन रहा हो? लैक्टिक एसिड, वेस्ट में भले ही क्या बन रहा हो? लैक्टिक एसिड, ये तो लीवर सही कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है? CO2 और वाटर बनता है वेस्ट में, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, अच्छा, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा थी? क्रेब्स साइकिल की। जबकि फर्मेंटेशन में एफिशिएंसी कितनी थी? बहुत ही लो थी, 2 ATP बन रहा था। कितने बन रहे थे? 2 ATP। लोकेशन की देख लेते हैं, क्रेब्स साइकिल का हमने लोकेशन कहाँ देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि फर्मेंटेशन, इसकी लोकेशन कहाँ है? ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस अल्टीमेटली होकर रही थी साइटोप्लाज्म में। तो वहीं के वहीं क्या होता है? ऐसा नहीं कि उसको वापस माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे, सेल अपना प्रोग्राम खुद सेट करके रखता है, वो वहीं पर साइटोप्लाज्म में ही क्या करवा लेता है? फर्मेंटेशन रिएक्शन, क्योंकि NAD+ को ही तो फ्री करना है, उसके लिए उसको अलग से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने की जरूरत क्या है? ठीक है, क्या होता है वो वहीं पर जो है साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो जाती है, क्या? ये NAD+ वहीं पे फ्री हो जाएगा, भले लैक्टिक एसिड बने। ठीक है, तो लोकेशन क्या होगी? साइटोप्लाज्म, फर्मेंटेशन की। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहां से अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, जो FADH2 जो NADH बन रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स याद कीजिए जो क्रेब्स साइकिल में बने थे, उनका रोल क्या है वो आप समझेंगे। भले ही क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बन रहा था, मैंने बोला था, लेकिन वहां पे क्या बन गए? एनर्जी पैकेट्स, NADH और FADH2, उनका यूज इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा। ठीक है, वो समझते हैं क्या होता है। ये तो पूरा हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आउटर सेल मेम्ब्रेन, फिर जो इनर सेल मेम्ब्रेन में फोल्ड्स प्रेजेंट है, क्या है ये? क्रिस्टी, और उसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, इस क्रिस्टी के अंदर क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स। ये तो क्या है? मैट्रिक्स। क्या है ये? मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या चल रही है? अब वापस आ जाओ क्रेब साइकिल पे। ठीक है, क्योंकि हमें NADH FADH2 तो क्रेब साइकिल से मिले थे। तो मैट्रिक्स में चल रहा है भाई साहब क्रेब साइकिल। ठीक है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या हो गई? आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में ये क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अभी जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, उस पर प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्सेस। टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस, जिनमें से अब देखिए, जो NADH बना है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो NADH बना था ना, एनर्जी पैकेट, क्रेब साइकिल में है ना, और ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा था। ठीक है, ये एनर्जी पैकेट जो है NADH, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 पर जाएगा।
जो माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स 1 पर जाएगा, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन की कॉम्प्लेक्स 1 पर जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या होता है? एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस। क्या होता है? एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 1। ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 1 उस एनएडीएच से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। गया? जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक हायर एनर्जी पैकेट है। एनएडीएच का इलेक्ट्रॉन है भैया, ठीक है? हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? उस एनर्जी का यूज करेगा ये कॉम्प्लेक्स 1। क्या करेगा? यूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को तो कहाँ दे देगा? यूबी किनोन को। इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? यूबी क्विनोन को। ठीक है? ये जो आपको कार्ट दिख रही है, ये कार्ट, ये क्या है भैया? यूबी किनोन। तो सी नोट क्यू से भी डिनोट करते हैं। क्या है ये? एक तरह का यूबी किनोन, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन तो इसने लिया एनएडीएच से, कॉम्प्लेक्स 1 ने किसको दे दिया? यूबी किनोन को। लेकिन जो हायर एनर्जी इसको मिली थी, उस एनर्जी का इसने यूज कर लिया, ठीक है? कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी को इसने वेस्ट नहीं होने दिया, उस एनर्जी का यूज किया। कैसे किया? यहाँ पर इधर जैसा कि क्या है? ये पूरा मैट्रिक्स है। इधर तो क्या है? मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स है। ये क्या होगी? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? और आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर मान लेते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी बाहर साइड की, ठीक है? तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स, H प्लस। क्या प्रेजेंट है? H प्लस, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास आया और जब आगे बढ़ा तो उस एनर्जी निकली, उस एनर्जी को यूज करने के लिए इसने क्या करा? एक प्रोटॉन को कहाँ भेज दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ भेज दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है? वैसे ही जो FADH2 है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 के पास, जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। NADH कहाँ गया था? कॉम्प्लेक्स 1 के पास। और FADH2 कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2 के पास। किसके पास जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2 के पास। वहां अपने इलेक्ट्रॉन देगा। दे दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी वाले नहीं होते, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इसने दिया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? वो भी इस कार्ट के पास, ठीक है? ये जो कार्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज यूबी किनोन, ठीक है? ये एक एनर्जी ट्रक मान लो, ट्रक में सारे इलेक्ट्रॉन भर के जा रहे हैं, ठीक है? एक ट्रक लाइक दिख रहा है, एक कार्ट दिख रही है आपको इसमें। तो इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया? इसको दे दिया। लेकिन इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये यहाँ से क्या निकाल सके? प्रोटॉन निकाल सके। तो प्रोटॉन तो इसका यहीं रह गया, ठीक है? सिर्फ ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। सिर्फ क्या करता है? प्रोटॉन मतलब समझ रहे हैं? H प्लस। H प्लस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं भेजेगा। क्या करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? FADH2 से और कहाँ पहुंचा देगा? इस कार्ट के पास, यानी कि यूबी किनोन के पास। फिर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किसके पास? इस कॉम्प्लेक्स 3 के पास। जब इस कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, दोनों की एनर्जी ऐड हो गई। यहाँ अच्छी खासी एनर्जी मिल गई इसको कॉम्प्लेक्स 3 को। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तो किसको दे देगा? इस वाली कार्ड को। कार्ड जो दिख रही है, इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। जो हायर एनर्जी आई थी, उस एनर्जी का यूज करके इसने भी क्या करा? H प्लस यानी कि प्रोटॉन्स को कहाँ भेज दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया, H प्लस, ठीक है? बेसिकली वो कुछ नहीं रहा है। ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं? 1 और 3 ने क्या करा अभी? प्रोटॉन्स को यहाँ भेज दिया एनर्जी का यूज करते हुए। 2 तो नहीं कर पाया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला नहीं आया था, ठीक है? 3 इसलिए कर पाया क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, एनर्जी और बढ़ गई। तो इसको भी हायर एनर्जी मिली, इसने भी एक प्रोटॉन यहाँ पे भेज दिया। और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? वो दे दिया इसको, इस वाली कार्ड को। वो बोलते हैं साइटोक्रोम सी। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम सी। इसको मैं सी से शो कर देता हूँ, साइटोक्रोम, ठीक है? ये साइटोक्रोम सी जो है ना, ये सरफेस पे चल रहा है। देखो ये कार्ड जो है सरफेस पे चल रही है और ये वाली कार्ड कहाँ चल रही है? दोनों लिपिड बाइलेयर जो है ना, इसके अंदर चल रही है। ये तो होता है लाइपोफिलिक, क्यूबिक इनोन है। और जो साइटोक्रोम सी है, ये वाली कार्ड जो साइटोक्रोम सी है, ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, ठीक है? ये सरफेस पे चल रहा होता है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा? इस 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। जब ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? वो दे देगा ऑक्सीजन को। यहाँ पर O2 भी प्रेजेंट है भैया। क्या प्रेजेंट है? O2। ऑक्सीजन को दे देगा, फाइनली ऑक्सीजन इसको ले लेगी, कॉम्प्लेक्स 4 को। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगी? ये ऑक्सीजन, ठीक है? तो कहाँ प्रेजेंट है? इस कॉम्प्लेक्स 4 पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स 4 पे। तो इलेक्ट्रॉन का तो हो गया बैलेंस। इलेक्ट्रॉन आया, ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है? पहले कॉम्प्लेक्स 4 पे आया, कॉम्प्लेक्स 4 ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया?
ऑक्सीजन को दे दिया। तो अल्टीमेटली मैं बोल रहा था ना कि फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का? वो ये ऑक्सीजन है। ठीक है? ओके। और इसके पास भी अच्छी खासी एनर्जी आई थी कॉम्प्लेक्स 4 के पास, तो इसने भी क्या किया? इसने भी क्या किया? प्रोटॉन को कहाँ डाल दिया? मैट्रिक्स से लेकर के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिया। ठीक है? अब इसको एक-एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले अभी कॉम्प्लेक्स 5 बाकी है। कॉम्प्लेक्स 5 में नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स 5 क्या काम करेगा वो देखेंगे। मैंने बोला ना 5 कॉम्प्लेक्सेस आर देयर। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटॉन नहीं देता इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। 1 दे रहा है, 3 दे रहा है और 4 दे रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स 5 अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। वो आगे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 5 का क्या काम है फिर। ठीक है? कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस। ठीक है? क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेस। उसने क्या किया? NADH का इलेक्ट्रॉन लिया, आगे ट्रांसफर कर दिया और जो एनर्जी आई उस एनर्जी से क्या बना दिया? एक प्रोटॉन को क्या किया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिया। पहला कॉम्प्लेक्स खत्म। दूसरा कॉम्प्लेक्स FADH2 किसको देगा? ये दूसरे कॉम्प्लेक्स को दिया, यानी यूं कहें दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये क्या करता है? ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है। कैसे लेता है? FADH2 से इलेक्ट्रॉन लिया, आगे ट्रांसफर कर दिया यूबिकिनोन को। वो जो कार्ट अपन ने देखी थी ना यहाँ पे, इसको दे दिया यूबिकिनोन को। और जो एनर्जी आई और ज्यादा नहीं आई, और जब ज्यादा एनर्जी नहीं आई तो क्या प्रोटॉन को तो ये क्या है? ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। कौन? कॉम्प्लेक्स 2। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 पे इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्ट में बैठ करके, अच्छी खासी एनर्जी आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स 3 अच्छी खासी एनर्जी होगी, इससे क्या होगा? ज्यादा एनर्जी आई तो इसने उस एनर्जी का यूज किया, अगेन एक प्रोटॉन को कहाँ भेज दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ से लेकर के? मैट्रिक्स से लेकर के। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा? साइटोक्रोम C के पास। ये जो सरफेस पे ये वाली जो कार्ड चल रही है, सरफेस पे रहता है ये। ठीक है? ये साइटोक्रोम C ने क्या किया? इस साइटोक्रोम C ने क्या किया? इसको दिया कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या है? देखिए ये साइटोक्रोम C है, ये वही कार्ट है जो अपन देखी ना, जो सरफेस पे चल रही थी। इलेक्ट्रॉन लेकर के आई है भैया, ये क्या लेकर के आई है? इलेक्ट्रॉन। क्या लाई है? इलेक्ट्रॉन लेकर के आई है। ठीक है? किससे लेकर के आई है? कॉम्प्लेक्स 3 से। ठीक है? कॉम्प्लेक्स 4 ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 4। इस कॉम्प्लेक्स 4 में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगी और फाइनली क्या बनाएगी? हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स, और क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। और H2O तो कैसा है? हार्मलेस प्रोडक्ट है। बन गया। तो यहाँ पे अब सेल यहाँ पे तो हो गया, ये तो चीज हो गया, इलेक्ट्रॉन का काम तो खत्म हो गया। अब इसके पास जो एनर्जी आई थी इस कॉम्प्लेक्स 4 के पास, इसके पास भी अच्छी खासी एनर्जी आई थी, उस एनर्जी का इसने यूज किया और अगेन एक प्रोटॉन को कहाँ भेज दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, है ना। अगेन एक H प्लस को कहाँ भेज दिया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो अल्टीमेटली एक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो बस ट्रेवल कर रहा है, एक एनर्जी जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है? और प्रोटॉन क्या है? H प्लस। ये ट्रेवल कर रहा है और उस एनर्जी का यूज करते हुए प्रोटॉन का जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। मैट्रिक्स से निकल के कहाँ जा रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। लगातार जा रहे थे, लगातार जाने की वजह से क्या हुआ? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा आ गए। देखिए ये इतने सारे प्रोटॉन्स आ गए। ठीक है? और जो मैट्रिक्स है वहां पे प्रोटॉन्स कम रह गए। तो देख रहे हो एक बैटरी लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन गया? इधर ज्यादा कंसंट्रेशन, इधर कम। ठीक है? अब क्या होगा? ये प्रोटॉन्स, ये वाले प्रोटॉन्स यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 एक ऐसा है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, कि उसका यूज इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, उसका यूज कौन कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 5 का, वो कर रहे हैं ये प्रोटॉन्स। जो इधर गए ना सारे के सारे मैट्रिक्स से होते हुए यहाँ निकल गए, मैट्रिक्स में थे पहले, कहाँ चले गए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है? अब क्या होगा? ये ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स 5। ये रोटर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। क्या है? कॉम्प्लेक्स 5। ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे प्रोटॉन्स। क्या प्रेजेंट है? ये प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। ठीक है? हमने देखा था। ये वापस कहाँ आएंगे? मैट्रिक्स में आएंगे। कहाँ आएंगे? वापस सबके सब मैट्रिक्स में आएंगे। और जब ये तेजी से स्पीड में आएंगे, एक फोर्स से आएंगे। किससे आएंगे? एक फोर्स से। ठीक है? एक तरह का क्या है? प्रोटोन मोटिव फोर्स। ठीक, कैसा है ये? प्रोटोन मोटिव फोर्स। प्रोटोन से तो तेजी से अंदर आएंगे,
एक फ़ोर्स के साथ, ठीक है, एक एनर्जी के साथ, उस एनर्जी को कौन यूज़ करेगा? अब ये इससे क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, ये रोटेट करेगा। क्या करेगा? एक तरह से रोटेट करेगा, बिल्कुल एक रोटेटर की तरह। कैसा? एक रोटेटर की तरह, जैसे रोटेट करता है। जैसे-जैसे प्रोटॉन्स अंदर आते जाएँगे, ये कॉम्प्लेक्स 5 क्या करेगा? जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेज़ेंट है क्या? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे-जैसे प्रोटॉन्स अंदर आते जाएँगे, जैसे-जैसे H+ अंदर आते जाएँगे, ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ता जाएगा। एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, ठीक है? एक के बाद एक के बाद एक, एक ऐसे धड़-धड़, धड़-धड़ लगातार जो है जोड़ता जाएगा। एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कई सारी एटीपी बना देगा। कितनी एटीपी बना देगा? कई सारी, ठीक है? एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़े और क्या बन गया? एटीपी। क्या बन गया? एटीपी। 34 एटीपी तो यही बना देगा। देखिए, इसको समझ लेते हैं अब, जो इलेक्ट्रॉन्स पर ट्रांसपोर्ट चेन है, तो यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। क्या है कि NADH और FADH, NADH और FADH2, इनके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ गए, ठीक है? जो NADH का इलेक्ट्रॉन है, उसमें ज़्यादा एनर्जी थी, तो वहाँ पे एक NADH मिलकर के कितना एटीपी बना लेता है? एक NADH बनाता है 3 एटीपी। टोटल कितने NADH थे अपने पास? 10। कितने थे? 10। तो टोटल कितने बन गए? 30 एटीपी। कितनी बन गई? 30 एटीपी। और FADH2 की अगर हम बात करें, FADH2 का इलेक्ट्रॉन थोड़ा-सा कैसा है? लो एनर्जी वाला है। तो एक FADH2 कितना एटीपी बनाता है? 2। NADH तो कितना बना रहा था? एक NADH 3 एटीपी बना रहा था। लेकिन एक FADH2 कितना बना रहा है? 2 एटीपी बना रहा है। तो 2 FADH2 कितने बनाएँगे? 4 एटीपी बनाएँगे। कितने बनाएँगे? 4 एटीपी। टोटल कितने हो गए? 34। तो अकेला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म जो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, वो इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। ठीक है? वो अकेला कितना बना रहा है? 34 एटीपी। अब समझ में आया कि एनर्जी पैकेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? क्रेब साइकिल में सिर्फ 2 ही एटीपी बना था, है ना? अपन तो सोच रहे थे कि 2 ही एटीपी तो है, इतना तो ग्लाइकोलाइसिस में भी बन रहा है। लेकिन क्रेब साइकिल ने क्या बना दिए थे? एनर्जी पैकेट्स, NADH और FADH2। क्या? NADH और FADH2। और ये यूज़ हुए कहाँ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म में यूज़ हुए, तो उसकी बदौलत हमें कितने मिल गए? 34 एटीपी। और सोचो नेट कितना मिल गया? 2 तो ग्लाइकोलाइसिस में मिल गए थे, उसके बाद 2 कहाँ मिल गए? क्रेब साइकिल में। 2 और 2 4। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकेले ने कितने बना दिए? 34। तो टोटल कितना हो गया? 38 एटीपी। 38 एटीपी बन गए। लेकिन यह आइडियली हमें मिलते हैं 38 एटीपी। प्रैक्टिकली कितने मिलते हैं? 36 एटीपी। क्योंकि जो NAD प्लस आ रहा है, पहले साइटोप्लाज्म में था, फिर क्रेब्स साइकिल का पार्ट बनेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, है ना? और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म चलेगा, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, ठीक है? तो जो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आने-जाने का जो खर्च लगता है, NAD प्लस का, वो भी 2 एटीपी खर्च हो जाता है, ठीक है? NADH का, जो NADH जो बार-बार ट्रांसफर होता है, उससे भी खर्च लग जाता है, तो 2 एटीपी वहाँ खर्च हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिकली तो कितना मिलता है? 36 एटीपी। आइडियली कितना मिल गया? 38 एटीपी। 34 किसने बना दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने। 2 किससे मिला था? ग्लाइकोलाइसिस और 2 क्रेब्स साइकिल से, ठीक है? ओके, सो आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू।